Hello YouTube. So today the date is 13th, sorry, 12th of December. मोस्टली मैं डेट गलत बोल देता हूँ यार. चलो तो आज 12th December है and we are in the fourth week of our UPSC prelims preparation and in the first 3 weeks we are done with economy and at present this is the first week for polity and we are done with this much topics and आज का जो टॉपिक है वो है इसमें टिक लगाना रह गया, लगा दूंगा मैं. आज का टॉपिक है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट एंड बिफोर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टेस्ट सीरीज. आज का जो टेस्ट था वो था डीपीएसपी और ड्यूटीज पे, जिसका हमने यहाँ पे एक्टिव रिकॉल किया था कल. दिस इज द शीट जो कल के वीडियो में मैंने यूज किया था. मैंने लाइव बनाया था कल के वीडियो में इसको और इसी के बेसिस पे जब मैंने आज टेस्ट दिया तो दिस इज द टेस्ट रिजल्ट. नो कमेंट्स ऑन दिस. सो वट एवर वी आर डूइंग इट राइट. ठीक है, जो भी सेल्फ डाउट्स वगैरह जो भी कुछ है उनका अब कोई ज़रूरत नहीं है आई थिंक. सो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स मूव टू प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. तो इसको भी हम लोग अच्छे से पेज पे बना के करते हैं. ऑल्सो just give me a few seconds to erase this and in the meantime just let me give you a disclaimer that this is not a professional teaching video. This is just part of my daily routine where I actively recall whatever I studied in the whole day for my tomorrow's test. This is the regular disclaimer. ठीक है, बट एक और disclaimer है पॉलिटी में स्पेशली कि don't expect me to talk about article numbers much. ठीक है, एक तो आई थिंक कि अकॉर्डिंग टू यूपीएससी पीवाईक्यू नॉट इट्स वेरी रेयर कि वो लोग ऐसे ब्लंटली आर्टिकल पूछ लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट तो ये बात है. दूसरा, आर्टिकल याद करना मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है. सो आई एम नॉट वेरी गुड विद दैट. और करना भी होगा तो मैं शायद इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कुछ प्रीलिम्स के पहले पहले करूँ. दिस इज टू अर्ली टू रिमेंबर द आर्टिकल्स. और कुछ कुछ जो रिवीजन के मतलब प्रोसेस में याद हो जाती है आर्टिकल्स तो वो हो जाती है. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. फिलहाल हम लोग कंसेप्ट पे फोकस करेंगे. अगर हम लोग को कंसेप्ट याद आएगा तो आई एम श्योर कि विदाउट इवन मगिंग अप द आर्टिकल नंबर्स वी शुड बी गुड फॉर द प्रीलिम्स. ठीक है, तो हम लोग अभी जो शुरू करेंगे तो आज हम लोग का टॉपिक है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट. बट वाइस प्रेसिडेंट हम लोग अलग से पेज पे नहीं बनाएंगे. हम लोग बस फोकस करेंगे अभी अपना प्रेसिडेंट पे. ठीक है, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स. ठीक है, तो प्रेसिडेंट पे अगर हम लोग सबसे पहले फोकस करें तो एक जो फैक्चुअल मतलब जो ऐसी स्टेटमेंट है जो सबको पता है कि प्रेसिडेंट को हम लोग फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बोलते हैं. आई होप एवरीबॉडी नोज दैट. ठीक है, तो हम लोग अब सीधा सीधी प्रीलिम्स ओरिएंटेड डिस्कशन पे मूव ऑन करते हैं. ठीक है, तो सबसे जो पहला जो हम लोग का सब टॉपिक होगा प्रेसिडेंट के लिए वो हम लोग एक बार देखते हैं कि प्रेसिडेंट का पोजीशन क्या है. ठीक है, अगर हम लोग सबसे पहले एक बार पोजीशन का बात करें प्रेसिडेंट का, तो प्रेसिडेंट का जो आपका पोजीशन है वो है कि वो हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव है. ठीक है, एक तो प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक फिगर है, आर्टिकल 52 में आता है, इतना तो सबको पता है. 52 51 तक हम लोग का डीपीएसपी खत्म होता है. 51A इज योर फंडामेंटल ड्यूटीज and 52 says that there shall be a president of India. And this shall word is very important क्योंकि it implies that there shall always be a president of India. ठीक है, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होना चाहिए जब प्रेसिडेंट का जो सीट है वो वैकेंट हो. ठीक है, दिस इज वी कांट अफोर्ड. ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, देयर शैल ऑलवेज बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, इसके बाद जो हम लोग पोजीशन का अगर बात करें तो सबसे पहला जो हम लोग बात करेंगे वो है आपका कि वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड है. ठीक है, तो हमको याद रखना होगा हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव. ठीक है, हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव. ये पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, आई थिंक एग्जिक तक लिखने से ही काफी हो जाएगा. ठीक है, हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव. इसके बाद हम लोग को और एक चीज इसमें हम लोग देख सकते हैं पोजीशन में कि पार्लियामेंट बाय लॉ कैन अलॉट फंक्शंस टू अदर अथॉरिटीज. ठीक है, पार्लियामेंट खुद से किसी और को कुछ कुछ पावर्स दे सकती है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग का. ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हम लोग इसको सब टॉपिक वाइज देखेंगे. ठीक है, क्या क्या सब टॉपिक में प्रेसिडेंट के बारे में सवाल आ सकता है प्रीलिम्स में. ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग इलेक्शन देखें कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो कैसे होता है. ठीक है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो कैसे होता है. प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड. इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब क्या है? क्या आपने कभी प्रेसिडेंट के लिए वोट दिया? आई एम श्योर कि आप लोग 18 प्लस हो तो वोट का तो एज हो ही गया है, तो आपने एमएलए एमपी के लिए तो वोट दिया होगा. इनफैक्ट आपने अपने 3 ईयर गवर्नमेंट में भी वोट दिया होगा. बट हैव यू एवर वोटेड फॉर प्रेसिडेंट? नहीं दिया होगा ना, बिकॉज
प्रेसिडेंट का वोट देने के लिए हम लोग एलिजिबल ही नहीं होते हैं। प्रेसिडेंट के वोट सिर्फ और सिर्फ कोई और देता है, हम लोग के बिहाफ पे देता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अगर और हम लोग थोड़ा डिटेल में जाए, ठीक है, कि इसका इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसका इलेक्टोरल कॉलेज कॉलेज का बात करें, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, इसमें क्या होता है इलेक्टोरल कॉलेज का अगर हम लोग बात करें, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो आपका इलेक्टेड मेंबर्स होती है, ठीक है। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि प्रेसिडेंट इज अ वेरी डेमोक्रेटिक पोजीशन, करेक्ट। तो इसमें कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इनके वोट में, ठीक है। तो कौन कौन इनमें पार्टिसिपेट करेगा कि इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। अब तो लोअर हाउसेस में एंग्लो इंडियन हटा दिया हमने, 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 मोस्टली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी अबाउट द फैक्ट पे भरोसा मत करना मेरे ऊपर, बट मोस्टली सही होगा, ठीक है। तो इलेक्टेड मेंबर्स से वोट करेंगे, ठीक है। इलेक्टेड कौन कौन इलेक्टेड मेंबर्स वोट करेंगे, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे लिखें तो इलेक्टेड आपका इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा करेंगे, ऑफ कोर्स, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा करेंगे, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा करेंगे, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जो आपका यूनियन टेरिटरीज है, जो कि आपका दिल्ली है, और आपका लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पुडुचेरी है। और कश्मीर का अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि कश्मीर में है, कश्मीर इज नाउ, जम्मू एंड कश्मीर इज नाउ एन यूनियन टेरिटरी एंड ऑल्सो इट हैज अ लेजिस्लेटिव असेंबली, बट अभी तक इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हम लोग सिर्फ यही लोग वोट करते हैं, ठीक है। ऑल्सो यहीं पे अगर हम लोग इम्पीचमेंट का बात करें तो मैं बाद में इम्पीचमेंट का बताता हूँ, बट आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस में आपका जो वोट जो होता है वो ये लोग नहीं करते हैं, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग इम्पीचमेंट में वोट नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग उसको बाद में देखते हैं, तो आपको मैं बाद में बताता हूँ, अभी पहले इलेक्शन कवर हो गया हम लोग का। इसके बाद जो इसका मेथड है वो आपको याद रखना है, इलेक्शन का जो मेथड है वो आपको याद रखना है कि वो होता है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। ये नेम को लेके काफी क्रिटिसाइज होता है कि ये नेम एक्चुअली ट्रू टू इट्स लाइक प्रोसेस नहीं है, बट इसको अगर आपका एग्जाम में आता है तो इसको आपको यही बोलना है कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, ठीक है। इसमें होता क्या, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बेसिकली अगर जब आपने कभी एमएलए एमपी का वोट दिया होगा तो उसमें क्या होता है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें से कोई एक जन को आप वोट देते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आप प्रायोरिटी वाइज सबको वोट देते हो। आपको अगर मान लो 3 कैंडिडेट है प्रेसिडेंट का, तो आपको बोला जाएगा कि आप बताइएगा फर्स्ट प्रायोरिटी में किसको प्रेसिडेंट चाहते हैं, ठीक है। बोला नहीं जाएगा, मतलब बेसिकली यही होगा, आपको सेक्रेट बैलेट में ही करना है वोट, ठीक है। सेक्रेट बैलेट में ही होता है वोट, पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको वो बैलेट में लिख के देना होगा कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी कैंडिडेट ए है, सेकंड प्रायोरिटी कैंडिडेट बी है, और थर्ड प्रायोरिटी कैंडिडेट सी है, ठीक है। ऐसे आपको लिख के देना होगा, फिर उस बेसिस पे होता है। उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं, अगर प्री में पूछेगा तो वो यही पूछेगा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, ठीक है। ऑल्सो 2024 का एक पीवाईक्यू है, मैंने भी वो अटेम्प्ट दिया था। उसमें बेसिकली क्या होता है कि एमपी एमएलए का जो अलग अलग वोट होता है, मतलब इनको इलेक्ट करने के लिए एमपी एमएलए वोट देते हैं, करेक्ट। तो एमपी एमएलए का जो वोट का वैल्यू होता है वो डिफर करता है, ठीक है। हर स्टेट का अलग अलग वैल्यू होता है वोट का, उसको निकालने का भी बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा फॉर्मूला है, बट उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग एक बार इसको देख लेना अलग से, मैं यहाँ पे उसका बात नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ कंसेप्चुअल बातें करता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आया तो उससे नहीं हो पाएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि उसमें आपको 1971 के अकॉर्डिंग 28 स्टेट्स के आपको वो याद रखना होगा जो कि आपका पॉपुलेशन है, जो कि मुझसे होगा नहीं टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। उससे अच्छा मैं उसको स्किप कर दूंगा, मैं कोई और क्वेश्चन में मार्क्स लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि उतना फैक्ट याद करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, ठीक है। आपको और एक चीज याद रखना है कि इनका जो अथॉरिटी होगा, अथॉरिटी जो होगा इलेक्शन कंडक्ट जो कराएंगे वो करवाएंगे आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और आपका जो होगा इसका जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा वो या तो सेक्रेटरी जनरल होगा या तो लोकसभा राज्यसभा ऑन रोटेशन पे होता है ये चीज, ठीक है। पर आपको एक चीज और याद रखना, अगर डिस्प्यूट होता है, ठीक है, ये तो हो गया आपका कंडक्टिंग अथॉरिटी, ठीक है, ईसीआई हो गया आपका कंडक्टिंग, पर अगर डिस्प्यूट होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये हो गया आपका डिस्प्यूट, ठीक है। अगर डिस्प्यूट होता है इलेक्शन को लेकर तो एससी करेंगे। ये हो गया आपका कंडक्टिंग अथॉरिटी, ठीक है, ये हो गया आपका कंडक्टिंग
ऑथोरिटी, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डिस्प्यूट बहुत कम चीजों में हैंडल करते हैं, बहुत कम इलेक्शंस में, पर प्रेसिडेंट के केस में सुप्रीम कोर्ट ही हैंडल करते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रेसिडेंट का अभी तक यहाँ तक हो गया है कंप्लीट। इसके बाद अगर हम लोग कंटिन्यू करें, हमारे इलेक्शन वाला पार्ट हम लोग का कवर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कवर करेंगे एलिजिबिलिटी। अगर कल को आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है, आपको क्या क्या होना पड़ेगा ताकि आप प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन सको, ठीक है। एलिजिबिलिटी अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो एलिजिबिलिटी का जो पहला जो आपका एलिजिबिलिटी है वो है आपका, आपको सिटीजन तो होना ही होगा इंडियन, ठीक है। आपको इंडियन सिटीजन होना होगा, ठीक है। अब सिटीजन होने के लिए आपका कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपको मैंने सिटीजनशिप वाले वीडियो में बताया था कि इंडियन सिटीजन होने के बहुत सारे तरीके हैं। आप तो बाई बर्थ हो सकते हो, बाई नेचुरलाइजेशन हो सकते हो, बाई रजिस्ट्रेशन हो सकते हो, ठीक है। पर आपका जो प्रेसिडेंट बनने के लिए इसमें से कोई भी तरीके से आप सिटीजन बन सकते हो, बट यूएस में ऐसा नहीं होता। यूएस में आपको बाई बर्थ ही होना होता है, ठीक है। इसका मे बी रीजन ये है क्योंकि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट का पावर है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। और अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। और अमेरिका में प्रेसिडेंट ही रियल हेड है और हमारे यहाँ नॉमिनल हेड है प्रेसिडेंट। तो इसीलिए मे बी हम लोग ने इसको ये ऐसा रखा है कि हमारे यहाँ उतना कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज कम्पेयर टू अमेरिका, ठीक है। उसके बाद आपका अगर एलिजिबिलिटी सिटीजन देख लिया हमने, इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट एलिजिबिलिटी देखें, आपको 35 ईयर्स का होना होगा, ठीक है। आपको 35 ईयर्स ऑफ एज का होना होगा। ऑल्सो यू शुड बी एलिजिबल, ऑल्सो यू शुड बी एलिजिबल फॉर लोकसभा इलेक्शन, ठीक है। आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि आप एमपी बनने के एलिजिबल होने चाहिए आप, ठीक है। एमपी बनने के लिए जो जो क्राइटेरिया है उनको अगर आप फॉलो करते हो तो वो भी एक क्राइटेरिया है। और ये वन ओनली वन, मतलब कोई भी वन ऑफ देम नहीं है, इसमें से आपको सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा इसके लिए, ठीक है। ओके, उसके बाद मान लो अगर कोई सिटिंग एमपी एमएलए कंटेस्ट करते हैं तो कंटेस्ट कर सकते हैं, पर उनको जीतने के बाद अगर वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन जीत जाते हैं तो उनको फिर वो पोस्ट से ऑफ कोर्स हटना ही होगा, ठीक है। उनके उसके बाद आप ऑल्सो वन एलिजिबिलिटी इज नीडेड कि आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे आप नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा एलिजिबिलिटी। इसके बाद अगर हम लोग ओथ पे आ जाए, ठीक है, प्रेसिडेंट का अगर हम लोग ओथ पे आ जाए, तो प्रेसिडेंट का जो ओथ है वो आपका बेसिकली है कि जो आपका बाई सीजेआई होगा ऑफ कोर्स, ठीक है, बाई सीजेआई होगा, ठीक है, बाई सीजेआई होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर वो नहीं होते हैं तो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज जो होगा, ठीक है, मान लो सीजेआई अवेलेबल नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज जो होंगे, ठीक है, ऑनरेबल सीजीआई या फिर सीनियर मोस्ट जो जज होंगे वो, ठीक है। और ओथ आपका दिया हुआ है ऑलरेडी आर्टिकल 62 में, ठीक है। आर्टिकल 62 में दिया हुआ है, ये मुझे याद था तो मैंने बता दिया, और सारे आर्टिकल्स मुझे याद नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग टर्म्स में आ जाए, ठीक है, अगर हम लोग प्रेसिडेंट के टर्म्स में आ जाए, तो अगर मैं टर्म्स का बात करूं तो टर्म्स में आपका जो एक्सपायरी है उनका तो 5 इयर्स का है, ठीक है। और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ठीक है। आपको अगर प्रीलिम्स आपने कभी दिया है या फिर पीवाईक्यू आपने देखा होगा कि बहुत बार यूपीएससी ऐसे पूछती है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन क्या है नहीं है, तो ये बेसिकली आपका कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है आर्टिकल 56 में, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि इलेक्शन जो होगा वो बिफोर एक्सपायरी होना चाहिए, टर्म खत्म होने के पहले ही आपका इलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद मान लो कि रेजिग्नेशन देना हो इनको, ठीक है, रेजिग्नेशन अगर देना हो मान लो प्रेसिडेंट को, तो वो रेजिग्नेशन देंगे वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देंगे और वाइस प्रेसिडेंट मस्ट इन्फॉर्म एलएस स्पीकर। वाइस प्रेसिडेंट मस्ट इन्फॉर्म लोकसभा स्पीकर, ठीक है। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये भी चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद आपका जो आता है वो है आपका इम्पीचमेंट, ठीक है। इम्पीचमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो वर्ड है ना इम्पीचमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए ही यूज होता है इंडिया में, ठीक है, और किसी के लिए भी ये वर्ड यूज नहीं होता है, ठीक है। और इनके लिए जो आपका मेजोरिटी भी यूज होता है वो भी सिर्फ और सिर्फ इसी पर्पस के लिए होता है, ठीक है। दैट मेजोरिटी इज नॉट यूज फॉर एनी अदर पर्पस, ठीक है। ऑल्सो इम्पीचमेंट जो है ये आपका कोई भी कर सकता है, ठीक है। इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ब्लू से लिख देता हूँ, क्योंकि इम्पीचमेंट के अंडर में भी हमें अभी बहुत कुछ लिखना है, ठीक है। इम्पीचमेंट, ठीक है, इम्पीचमेंट। इसके बाद इम्पीचमेंट के अंडर में अगर हमें लिखना है तो ये बाई एलएस
ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा कोई भी कर सकता है, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा में ये कोई भी इनिशिएट कर सकता है, ठीक है। ग्राउंड्स क्या होगा, वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। वायलेशन अगर वो करे, ठीक है, तो ही आपका ये ओनली वन ग्राउंड पे ही आप उनको इम्पीच कर सकते हो, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑल्सो जो आपका वो है बाई लोकसभा राज्यसभा हो गया। और आपको एक चीज याद रखना है कि आपको 14 डेज का नोटिस देना होगा पहले, ठीक है, कि हम ये करने वाले हैं, तो 14 डेज का नोटिस भी देना होगा, ठीक है। ऑल्सो वो नोटिस को 1/4 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ दैट हाउस, जो भी हाउस ये नोटिस दे रहा है, उनसे इसको वो करवाना होगा, साइन करवाना होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो आपको उल्टा करना होगा, ठीक है। मान लो लोकसभा इनिशिएट करता है तो इन्वेस्टिगेट राज्यसभा करेगी, या फिर राज्यसभा इनिशिएट करती है तो लोकसभा इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है। उसके बाद आपका जो रेजोल्यूशन है वो बोथ हाउस में पास करना होगा, ठीक है, बोथ हाउस। आपको रेजोल्यूशन जो होगा 2/3 ऑफ टोटल मेजोरिटी, टोटल 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप, ठीक है, 2/3 ऑफ टोटल मेंबर, ये हाईएस्ट नंबर ऑफ मेजोरिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। इतना बड़ा मेजोरिटी किसी चीज के लिए जरूरत नहीं है। इवन जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए भी चाहिए होता है वो मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप और नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है, ठीक है। इसमें 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप है, आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। ऑल्सो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो आपको रिप्रेजेंट और अपीयर होने का भी उनको राइट है, ठीक है। बोथ हाउसेस, ये भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, है ना, बोथ हाउस, ठीक है। उसके बाद आपका जो री इलेक्शन होगा, ठीक है, इन केस ऑफ डेथ, वो आपके 6 मंथ के अंदर करना होगा, ठीक है। री इलेक्शन, री इलेक्शन विद इन 6 मंथ्स, ठीक है, री इलेक्शन विद इन 6 मंथ्स होगा। और जो आपका रिमेनिंग टर्म के लिए नहीं होगा, फुल टर्म के लिए होगा, और तब तक वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। पर अमेरिका में ये चीज अलग होता है। अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में अगर जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो आपका पोटेंशियल नेक्स्ट प्रेसिडेंट फिगर होते हैं, ठीक है। अगर डेथ हो जाता है तो फॉर द रिमेनिंग टर्म वाइस प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो आपका सैलरी और एक्सेट्रा वगैरह होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है, दैट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। इसके बाद अगर हम लोग प्रेसिडेंट का पावर्स देखें, ठीक है, प्रेसिडेंट का अगर हम लोग पावर्स में आ जाए, तो अगर हम लोग सबसे पहले अपॉइंटमेंट रिलेटेड पावर देखेंगे तो प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट करती है, ठीक है। अपॉइंट किस किस को करती है प्रेसिडेंट, अपॉइंट्स, ठीक है। प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट करती है, तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को करेगी। इसका कोई क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद पीएम के एडवाइस में अदर यूनियन मिनिस्टर को करेगी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर करेगी, यूनियन मिनिस्टर्स को करेगी, उसके बाद गवर्नर्स को करेगी, ऑल्सो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को भी करेगी यूनियन टेरिटरी के लिए। उसके बाद दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो है उनको भी जो है आपका प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल जो है आपका, अटॉर्नी जनरल होती है जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होती है, उनको करेगी। ऑल्सो सॉलिसिटर जनरल जो होती है उनको भी करेगी, ठीक है। और ये बेस्ड ऑन कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट रिकमेंडेशन पे ही करेगी, ठीक है। उनका खुद का कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के जो चेयरमैन और मेंबर्स को भी वही करेगी अपॉइंटमेंट। ऑल्सो ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सिविल सर्विसेज को भी वही करेगी, ठीक है, अपॉइंट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर आपको वो देखना है, ये हो गया आपका एग्जीक्यूटिव वाले अपॉइंटमेंट, ठीक है, एग्जीक्यूटिव वाले अपॉइंटमेंट होगा ये। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि अपॉइंट जो हम लोग देखेंगे इसके बाद वो आ जाएगा आपका लेजिस्लेचर वाले, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में तो इनको इनको करेंगे, अब लेजिस्लेचर में ये किस किस को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। लेजिस्लेचर में ये अपॉइंट जो करेंगी वो है आपके राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है, आरएस नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जो जुडिशियरी में वो करेंगी, ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स जो आपका जुडिशियरी है, ठीक है, अपॉइंट जुडिशियरी में वो करेगी ऑल सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है, ऑल सुप्रीम कोर्ट जजेस। और वो करेंगी ऑल हाई कोर्ट जजेस, ठीक है, ऑल हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ऑल्सो ये ओथ किस किस को देती है ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओथ देती है वाइस प्रेसिडेंट को, ऑल यूनियन मिनिस्टर्स को, ऑल एमपीज को। एमपीज के केस में वो डायरेक्टली या फिर समवन ऑन हर बिहाफ भी कर सकते हैं, पर यूनियन मिनिस्टर्स को उसको खुद ही करना होगा उनको। एससी जजेस को भी देती है और सीएजी को भी देती है, ठीक है।
आई थिंक यहाँ पे हो गया। इसके बाद अगर हम लोग ओथ के बाद अगर हम लोग ये भी देखें कि जो आपका स्कोप देखें अगर हम लोग प्रेसिडेंट का, तो स्कोप में होता है कि जो भी कोई एक्शन लिया जाएगा वो प्रेसिडेंट के नेम पे लिया जाता है, ठीक है। ऑल्सो एक्सटेंड्स टू मैटर्स इन यूनियन लिस्ट एंड अदर प्रोविजन मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 35। Also, Union executive power does not ordinarily extend over matters listed in the concurrent list unless there is a law of the same, ठीक है। तो ये आपके स्कोप्स हो गए प्रेसिडेंट के, ठीक है। इसके बाद आपका कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो रूल ऑफ बिजनेस आपने सुना होगा आर्टिकल 77 के अंडर, उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स ऑफ बिजनेस होते हैं वो प्रेसिडेंट बनाती है, ठीक है। उसके बाद आपका जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स है ये भी प्रेसिडेंट बनाती है। उसके बाद ये जो रूल्स है ये एडमिनिस्ट्रेट बाई होती है आपकी कैबिनेट सेक्रेटरी और अंडर प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि कुछ कुछ चीजों में उनका प्रायर रिकमेंडेशन भी चाहिए होता है, ठीक है। कुछ कुछ चीजों में उनका प्रायर रिकमेंडेशन भी चाहिए होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है प्रायर रिकमेंडेशन किस किस चीज में चाहिए होता है, ठीक है। अगर मान लो कोई आपका इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, आर्टिकल 3 और 4 में, तो वहां पे इनका प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, ठीक है, आर्टिकल 3 और 4। उसके बाद आपका मनी बिल में चाहिए, ठीक है, मनी बिल में प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। इसके बाद फाइनेंशियल बिल 1 और 2 में भी चाहिए, ठीक है। ऑल्सो दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, जो जो मुझे याद आते जा रहे हैं वो सब दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई टैक्स रिलेटेड हो बिल्स वगैरह तो उसमें भी चाहिए, जिसमें एग्रीकल्चर इनकम चेंज हो। उसके बाद स्टेट बिल्स भी अगर हो जिसमें इंट्रा स्टेट वगैरह में कुछ कुछ चीजें आती है उनमें भी चाहिए, ठीक है। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ठीक है। ऑल्सो व्हाट इफ में अगर आप हम लोग देखें कि अगर मान लो कि आपका प्रायर रिकमेंडेशन नहीं लेते हैं किसी कभी, तो उस टाइम क्या होगा, अगर वो एसेंट दे देते हैं प्रेसिडेंट तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर प्रायर रिकमेंडेशन ना हो और वो एसेंट दे दे तो पास नहीं होगा, वो हो सकता है, ठीक है। ऑल्सो कुछ कुछ उनका जो आपका जो उनके आपको पता होगा कि पार्लियामेंट का पार्ट है प्रेसिडेंट, ठीक है। पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट आते हैं, तो आपको पता होगा जो जो भी कोई बिल्स पास होती है, ठीक है, उसमें भी अगर हम लोग एक चीज देखें कि हम लोग एक सब टॉप हेडिंग बनाए कि एसेंट, ठीक है, एसेंट रिटर्न, ठीक है, एसेंट रिटर्न और अगर हम लोग रिजेक्ट, ठीक है, ये अगर हम लोग तीनों दें तो इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग देखें कि कौन सा बिल्स में क्या कर सकती है प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर ये हम लोग एक बार देखें तो जो आपका सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स होती है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स होती है इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट एसेंट ही दे सकती है और कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। एसेंट ओनली का ही ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद जो आपका ऑर्डिनरी फाइनेंशियल बिल्स होती है, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल्स अगर हो जाए, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल्स, इसमें आपका क्या है कि कुछ भी कर सकती है, ठीक है, एसेंट भी दे सकती है, रिटर्न भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकती है, ठीक है। मनी बिल्स में क्या होगा, मनी बिल्स में आप रिटर्न नहीं कर सकते हो क्योंकि प्रायर रिकमेंडेशन होती है मोस्टली, तो या तो आप एसेंट कर सकते हो या तो आप रिजेक्ट कर सकते हो, रिटर्न नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो आपका बजट होता है, ठीक है, बजट जो होता है, बजट में आपको वही सेम चीज है कि एसेंट कर सकते हो आप और रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है। आप रिटर्न नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऑल्सो नो टाइमलाइन, ठीक है, कोई भी टाइमलाइन नहीं दिया हुआ है ये करने के लिए, ठीक है। ऑल्सो आपका जो समन प्रोरोग डिसोल्यूशन ये सब तो है ही। उसके बाद जो आपका प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के टॉपिक्स में हम लोग ये सब देखेंगे कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे वो चीज होता है। ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हम लोग चीज देखते हैं कि वो है आपका ऑर्डिनेंस पावर, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट की जो ऑर्डिनेंस पावर होता है ये इसका आर्टिकल मुझे याद है, इसका आर्टिकल होता है आर्टिकल 123 और इसमें एक इंपॉर्टेंट जजमेंट भी होता है जो कि आपका है डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ऑल्सो कूपर वर्सेस एक और इसका फुल नेम मुझे याद नहीं है, कूपर समथिंग करके एक जजमेंट है जिसमें ये बोला गया था कि जुडिशियल रिव्यू जो है आपका वो हो सकता है इन केस कि आपने कुछ मैलाफाइड इंटेंशन वगैरह से कुछ किया हो, ठीक है। ऑल्सो आपको एक चीज याद रखनी है कि ये पैरेलल लॉ मेकिंग पावर नहीं है, शायद ये कूपर वाले में ही ये बात बोला गया था, ठीक है, कि आपका ये पैरेलल लॉ मेकिंग पावर नहीं है जो ऑर्डिनेंस है, इस ये तभी हो सकता है जब आपका
आइदर हाउस मस्ट नॉट बी इन सेशन, ठीक है, या तो दोनों ही ना हो या तो कोई एक ना हो, ठीक है, तो आप ऑर्डिनेंस ला सकते हो। ऑल्सो तब जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपका सेटिस्फाइड हो, मतलब लिखा हुआ होता है कि प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड हो, पर ऐसा बात है कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन डिपेंड्स ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली, ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हो सकती ऑर्डिनेंसेस, ठीक है, ऑर्डिनेंस करके आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं पास कर सकते, ठीक है। उसके बाद आपका जो वैलिडिटी होगा उसका, ठीक है, कि जब आपका 6 वीक्स के अंदर, आपको ये डेट आप याद रखो कि 6 वीक्स के अंदर आपको वो नेक्स्ट सेशन में हाउस में आपको प्लेस करना होगा वो चीज। उसके बाद ये जुडिशियली रिव्यू भी हो सकता है, ठीक है, उसके बाद ये वो खुद भी विड्रॉ कर सकती है ऑर्डिनेंस, या फिर पार्लियामेंट भी अपना मेजोरिटी यूज करके उसको हटा सकती है, ठीक है। ऑल्सो अगर हम लोग कुछ कुछ वीटो पावर भी देखें प्रेसिडेंट के, वीटो पावर अगर हम लोग देखें तो इनके पास जो आपका होता है, एक होता है आपका क्वालिफाइड वीटो, जो कि इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं होता है, ठीक है। आपको यूपीएससी ऐसा ट्रैप लगा सकती है कि क्वालिफाइड वीटो है कि नहीं है, ठीक है। तो एक तो होता है सस्पेंसिव वीटो, और एक होता है आपका पॉकेट वीटो, ठीक है, और एक होता है आपका एब्सोल्यूट वीटो। ये तीन तो है ही, ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो। और जो नहीं है वो चीज आपको याद रखनी है कि क्वालिफाइड वीटो जो है, क्वालिफाइड वीटो, ये बेसिकली ये बोलता है कि अगर एक बार प्रेसिडेंट कोई बिल घुमा दे, मतलब रिजेक्ट रिटर्न कर दे, तो हायर मेजोरिटी से पास अगर कर दे लोकसभा, तो फिर प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग हो जाता है। तो ये हमारे यहाँ नहीं है प्रेसिडेंट, ये चीज ये अमेरिका में है, हमारे यहाँ उस सेम मेजोरिटी से भी पास कर देंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। ये चीज याद रखना, क्वालिफाइड वीटो नहीं है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। क्वालिफाइड वीटो हमारे यहाँ नहीं है। उसके बाद उनके पास कुछ जुडिशियरी रिलेटेड भी पावर्स होती है, जैसे कि वो डेथ सेंटेंस पार्डन कर सकती हैं। पार्डन मतलब होता है कि पूरा पूरी उनको जिनका कल डेथ होने वाला था, उनको पूरा पूरी एकदम कल वो एकदम बिना कोई पनिशमेंट का छोड़ दिया जाए, तो उसको पार्डन बोलते हैं, ठीक है। तो ये पावर सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेसिडेंट के पास ही है, ठीक है। और आपका जो गवर्नर है, उनके पास डेथ सेंटेंस से रिलेटेड ये पावर है कि उनको वो कम कर सकती हैं, पर पूरा पूरी उसको खत्म नहीं कर सकती है, ठीक है। मतलब कम्यूट कर सकते हैं, रेस्पाइट रेमिट ये सब कर सकते हैं, पर पूरा पूरी पार्डन करना अलाउ नहीं है, ठीक है। ऑल्सो कुछ कुछ पावर होता है जो कि आपका डेथ पेनल्टी होगा, एक हो गया आपका कोर्ट मार्शल के ऑर्डर भी आपका वो मना कर सकते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट। और ये आपका जुडिशियली रिव्यू नहीं होगा, ओनली ये तभी होगा बस कि अगर मान लो कि आपका कोई ऐसा कुछ हो कि कुछ एकदम ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ रीजन हो, तो हम लोग वो जुडिशियली रिव्यू पॉसिबल है, ठीक है। ये बेसिकली कोई दूसरा कोर्ट नहीं है, ये बस पार्डन पावर है, ठीक है, एक्स्ट्रा पावर दिया गया प्रेसिडेंट को। ऑल्सो प्रेसिडेंट को अगर कुछ कोई ओपिनियन चाहिए हो, तो आर्टिकल 143 के अंडर वो सुप्रीम कोर्ट से कोई ओपिनियन ले सकती हैं, जो कि बाइंडिंग नहीं होगा, ठीक है, उन पे बाइंडिंग नहीं होगा प्रेसिडेंट पे, ठीक है। आई थिंक कि वी आर डन विद प्रेसिडेंट। ऑल्सो आपको एक चीज याद रखनी कि कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है प्रेसिडेंट का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ठीक है। आई थिंक दिस इज इनफ। और आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि आपका जो इम्पीचमेंट जो प्रोसेस है, उसमें आपका वो कोई पार्टिसिपेट नहीं करती है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो आपका एमएलए और वो है जो आपके लेजिस्लेटिव रीजनल असेंबलीज के जो हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है, आपको याद रखना ये चीज सॉरी। इम्पीचमेंट में सिर्फ और सिर्फ जो आपके पार्लियामेंट्री हाउसेस हैं, सिर्फ वही कर सकते हैं, और नॉमिनेटेड एमपीज भी पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि वो हाउस के मेंबर है, ठीक है। पर इसमें स्टेट के एमएलएस वगैरह का कोई भी इसमें इम्पीचमेंट में रोल नहीं है, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ऑल्सो अभी अगर हम लोग प्रिटी मच वी आर डन विद प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट वी आर प्रिटी मच डन विद। अगर हम लोग अब ये देखें कि जो आपका वाइस प्रेसिडेंट है, उसके लिए मैं पेज नहीं बना रहा हूँ, मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको वाइस प्रेसिडेंट के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अमेरिका से कम पावरफुल होता है इंडिया में, और ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, मतलब राज्यसभा के चेयरमैन भी यही होते हैं। इनको हटाने के इनका जो वोटिंग होता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ जो एमपीज होते हैं वो होते हैं इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों होते हैं, कोई एमएलए इन्वॉल्व नहीं होता है। और क्वालिफिकेशन आपका वही सिटीजन और 35 इयर्स एज होना चाहिए, पर सिर्फ राज्यसभा के एमपी होने के लिए आपको क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा के था, ठीक है। और रिमूवल में इनका कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट नहीं होता है, बस आपको इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करना होता है राज्यसभा में, और सिंपल मेजोरिटी लोकसभा में। इफेक्टिव मेजोरिटी आपको अगर नहीं पता तो ट्रिक पता कर लो कि इफेक्टिव मेजोरिटी जो होता है आपका, वो सिर्फ और सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर को हटाने के लिए यूज होता है मोस्टली,
ठीक है। लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा चेयरमैन, इनको हटाने के लिए होता है। तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट इट। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है मोस्टली, और इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो या जस्ट कीप दिस इन माइंड, और दैट इज इट फॉर टुडे। कीप स्माइलिंग।